हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ। वो टॉपिक है हमारा परासरण यानी ओस्मोसिस। एक जो क्रिया होती है वो होती है विसरण। तो विसरण के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए उससे संबंधित, तो उसका हमने अलग से वीडियो बनाया है, वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो विसरण का आपको वहाँ से अध्ययन कर लेना। अभी हम चर्चा करेंगे परासरण के बारे में, जिसको इंग्लिश में ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो ये एक तरह की विसरण क्रिया ही है, लेकिन कुछ चीज़ें इसको अलग बनाती है, तो इसलिए हो गया है परासरण। तो परासरण भी एक तरह का क्या होता है, विसरण ही होता है। वो आप वीडियो देख लेना विसरण वाला, और यहाँ समझ लो आप क्या परासरण, ऑस्मोसिस। अब परासरण क्या है, देखो साधारण सी बात अगर हम करें तो परासरण एक भौतिक क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है? भौतिक क्रिया है। अब भौतिक क्रिया क्यों है? क्योंकि इस क्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, यह स्वतः होने वाली क्रिया है, अपने आप होने वाली क्रिया है। दूसरी बात, अगर हम इसकी में एक साधारण सी परिभाषा देना चाहूँ तो वो क्या होगी कि दो भिन्न सांद्रता वाले घोलों के मध्य होने वाला विशेष प्रकार का विसरण ही परासरण है। क्या? दो भिन्न सांद्रता वाले, दो भिन्न सांद्रता वाले घोलों के मध्य होने वाला विशेष प्रकार का विसरण ही परासरण कहलाता है। तो एक तरह का क्या है, विसरण ही है, लेकिन यहां हमको क्या मिलेगी, दो भिन्न सांद्रता के घोल मिलेंगे या विलयन मिलेंगे, तो उनके मध्य होने वाला विशेष प्रकार का विसरण ही क्या होता है, परासरण होता है। एक तो इसकी जो साधारण सी परिभाषा है वो ये है, इसकी मैं आपको दो तीन परिभाषाएं बता दूंगा। दूसरी परिभाषा मैं यहाँ देना चाहूँ तो वो क्या है, देखो परासरण की क्रिया अगर करनी है हमको, ऑस्मोसिस की क्रिया करनी है, तो यहाँ एक कंडीशन बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, और वो होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली का होना यहाँ बहुत जरूरी है। जो सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति यहाँ बहुत जरूरी है। तो ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ तो ये क्या है, ऐसी झिल्ली जो विलायक के अणुओं को तो पारण यानी आने जाने दे सकती है, लेकिन अन्य जो भी कोई अणु कण तत्व होते हैं उनको पारण प्रदान नहीं करती है। तो ऐसी झिल्ली को हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। ऐसी झिल्ली जो सिर्फ विलायक के अणुओं को पारण प्रदान करती है, यानी सिर्फ इसमें से होकर विलायक के अणु ही आ जा सकते हैं, विलय के अणु आ जा नहीं सकते। तो ऐसी झिल्ली को हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, और इसकी उपस्थिति परासरण के लिए बहुत जरूरी है। तो हम इसकी दूसरी परिभाषा क्या दे सकते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का विसरण ही परासरण कहलाता है। तो दूसरी इसकी साधारण सी परिभाषा क्या बनी, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा सिर्फ यानी केवल विलायक के अणुओं का ही विसरण या विलायक के अणुओं का इधर उधर जाना ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। तो दूसरी साधारण सी परिभाषा क्या होगी, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का विसरण ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। अब थोड़ी सी इसकी जो हम बड़ी परिभाषा लेंगे, थोड़ी सी डीपली हम इसमें कवर करेंगे, और वो परिभाषा क्या बनेगी जो आप थोड़े ध्यान से इसको देखना। तो क्या है, तो परासरण
परासरण वह क्रिया है जिसमें दो भिन्न सांद्रता वाले घोलों से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणु का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विसरण परासरण कहलाता है। तो यह है इसकी तीसरी परिभाषा। क्या है कि परासरण वह क्रिया है जिसमें दो भिन्न सांद्रता वाले घोलों से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली का होना जरूरी है। तो यहाँ क्या है, दो भिन्न सांद्रता वाले घोल है, उनको अलग अलग किया गया है। किसके द्वारा? अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा डिवाइड कर दिया उनको कि एक इधर वाला घोल है वो निम्न सांद्रता का है, उधर वाला घोल है उच्च सांद्रता वाला है। तो घोलों से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा सिर्फ और सिर्फ किसके? विलायक के अणुओं का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विसरण क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। तो ये थी इसकी तीसरी भाषा। अब ये उच्च सांद्रता, निम्न सांद्रता, ये क्या है हमको देखनी पड़ेगी। और हम दो तीन चीजें समझते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई गिलास है और इसमें ये पानी भरा हुआ है, पानी। तो पानी, और इसमें हमने क्या डाल दिया? नमक डाला। यहां पानी की मात्रा ज्यादा है, यानी जिसकी मात्रा ज्यादा होती है या जो विल्ले को अपने में घोल लेता है वो विलायक होता है, विलायक। तो पानी यहाँ किसकी भूमिका में है? विलायक की भूमिका में है, यानी जिसकी मात्रा ज्यादा होती है या जो विल्ले को अपने में घोल लेता है वो विलायक होता है। तो पानी की यह मात्रा ज्यादा है, नमक हमने 1 चम्मच लिया है और ये नमक को अपने में घोल लेगा। नमक यहाँ विल्ले है, तो ये यहाँ पानी किसकी भूमिका में हो गया? विलायक की भूमिका में। और नमक यहाँ हम कम मात्रा में ले रहे हैं और ये दूसरे में घुलता है, वो क्या होता है? विल्ले होता है। तो अब ये क्या हो गया? नमक और पानी का जब मिश्रण तैयार हुआ तो विल्ले प्लस विलायक, ये दोनों मिलकर क्या बना लिया? विलयन बना लिया, विलयन बना लिया। यानी जो हम घोल घोल कर रहे हैं ना, ये विलयन है, इसमें विल्ले और विलायक के कण मौजूद है। लेकिन यहाँ अर्धपारगम्य झिल्ली सिर्फ किसको रास्ता देगी? विलायक के अणुओं को। विल्ले के जो अणु है वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर इधर से उधर नहीं जा सकते, इसीलिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यानी कुछ के लिए रास्ता दे रही है, कुछ के लिए रास्ता नहीं दे रही है। तो परासरण वह क्रिया होगी जिसमें दो भिन्न सांद्रता वाले जो घोल है उसमें से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का अपनी निम्न सांद्रता से उस सांद्रता की ओर विसरण ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है, जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का होना बहुत ही जरूरी है परासरण के लिए। और परासरण में सिर्फ विलायक के अणु ही गति करते हैं, विल्ले के अणु गति नहीं करते हैं, क्योंकि ये अर्धपारगम्य झिल्ली से इधर उधर नहीं जा सकते। अब विलायक के अणु क्यों करते हैं? ये क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि विलायक के जो अणु होते हैं उनके पास मुक्त ऊर्जा ज्यादा होती है, इसलिए ये आसानी से गति कर जाते हैं, और इनके पास अपनी मुक्त ऊर्जा कम होती है, इसलिए गति नहीं कर पाते हैं। और वैसे ये भौतिक क्रिया है, इसमें जब विलायक अणु के पास मुक्त ऊर्जा तो है, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ऊर्जा की खर्च करने की जरूरत नहीं होती है, यानी इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है कि वे पीछे से दबाव लगाएंगे तभी विलायक के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, नहीं, ये अपने आप होता है, स्वतः होता है।
और विलायक के अणुओं के पास अपनी मुक्त ऊर्जा ज़्यादा होती है, इसलिए ये तो अर्धपारगम्य झिल्ली से आर पार हो जाते हैं और विलेय के अणु नहीं हो पाते हैं। एक बात तो ये हो गई। अब यहाँ थोड़ी सांद्रता को समझते हैं। यानी हमने जो भिन्न सांद्रता के दो घोल लिए हैं उनको हमने पृथक कर लिया किससे, अर्धपारगम्य झिल्ली से। जैसे आप ऐसे समझ लो, ये हमारे पास कोई पात्र है और ऐसे मान लो कोई पात्र है हमारे पास, और हमने इसको किससे पृथक कर दिया, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा इनको हमने पृथक कर दिया। दो भिन्न सांद्रता के घोल है। अब मैंने इधर एक घोल भर दिया है, यानी जिसको हम विलेय और विलायक मिक्स करके विलयन जो भी हम कह रहे थे वो घोल भर दिया, और इधर एक घोल और भर दिया। इसकी मान लो सांद्रता क्या है, ज़्यादा है, और इसकी सांद्रता मान लो क्या है, कम है। तो दो भिन्न सांद्रता वाले जो घोलों को किससे हमने पृथक कर दिया, अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक कर दिया। अब क्या होगा, तो परासरण वह क्रिया है जिसमें दो भिन्न सांद्रता घोलों को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक किया जाता है, और यहाँ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर कौन से अणु जाएंगे, सिर्फ विलायक के अणु जाएंगे। सॉरी, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर सिर्फ कौन गति करेंगे, विलायक के अणु गति करेंगे। तो ये निम्न सांद्रता से, यानी ये जो आएंगे वो इधर से इधर आएंगे, विलायक के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर आते हैं। कौन आते हैं, विलायक के अणु आते हैं निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। किसको पार करके, अर्धपारगम्य झिल्ली को। स्वतः आते हैं, अपने आप आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास अपनी मुक्त ऊर्जा ज़्यादा है। तो इनका इधर आना ही क्या है, परासरण है, जो एक तरह का क्या होता है, विसरण ही होता है, और यहाँ उनको आने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये कॉन्सेंट्रेशन का जो मामला है, एक तो सांद्र होता है कोई द्रव्य, एक तन्नु होता है, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट। तो देखो, मान लो जैसे हमारे पास ये कोई गिलास है और इसमें ये पानी है, और दूसरा गिलास हमारे पास ये है और उसमें भी क्या है, पानी है। अब इसमें मैं क्या मिलाया, मैंने नमक मिलाया। नमक मिलाया तो नमक के अणु पानी के अणु के साथ एडजस्ट हो रहे हैं, और इनके साथ एडजस्ट हो रही है, इनकी सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी इसका गाढ़ापन बढ़ रहा है। पहले मैंने 1 चम्मच मिलाई, फिर 2 चम्मच मिलाई, फिर 3 चम्मच मिलाई। जैसे जैसे हम इसमें पानी में नमक मिलाते रहेंगे तो पानी में थोड़ा क्या आ जाएगा, गाढ़ापन आ जाएगा। तो गाढ़ापन आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ नमक के अणु तो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और उसकी तुलना में पानी के अणु क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। यानी विलायक अगर कम है, विलायक यानी पानी, यह तो है कम, और इसमें हमने जो चीज विलेय किया है, जैसे नमक किया है, वो है ज्यादा। तो ऐसे विलयन को या ऐसे घोल को हम क्या कहेंगे, उच्च सांद्रता वाला। उच्च सांद्रता वाला, बात समझ में आ गई होगी। विलायक यानी पानी की मात्रा अब कम हो गई है, क्योंकि हमने बहुत सारा नमक उसमें ऐड कर दिया है, वो एकदम गाढ़ा हो गया है, इसलिए नमक की मात्रा यानी विलेय की मात्रा बढ़ गई है। तो विलायक यानी पानी की मात्रा कम होना और विलेय की मात्रा ज़्यादा होने वाले इस जो लिक्विड जो बना, जो विलयन जो बना, उसको हम कहेंगे उच्च सांद्रता वाला। और यहाँ हमने मान लो थोड़ा सा ही नमक डाला है, 1 चम्मच ही, तो यहाँ पानी यानी आपके विलायक, विलायक यानी पानी की मात्रा क्या है, यहाँ ज़्यादा है, और हमने जो नमक यहाँ विलेय किया है उसकी मात्रा यहाँ क्या है, कम है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे निम्न सांद्रता का विलयन। विलयन तो ये हो गया उच्च सांद्रता का घोल, और ये हो गया निम्न सांद्रता का घोल। यानी निम्न सांद्रता का घोल में पानी की मात्रा ज़्यादा होगी और उसमें घुले हुए जो भी एलिमेंट्स है उसकी मात्रा होगी कम, और यहाँ जो भी इसमें एलिमेंट घुले हुए हैं उसकी ज़्यादा होगी, पानी कम मिलेगा, तो उसको हम गाढ़ा कहेंगे। यानी जो गाढ़ापन है वो सांद्रता से समझ सकते हो। जैसे मान लो हमारे पास एक तो शहद है, तो शहद में कई सारे अवयव घटक पोषक पदार्थ उसमें घुले हुए हैं, तो शहद थोड़ा गाढ़ा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, सांद्र कहेंगे। और इसकी तुलना अगर हम किससे कर दें, पानी से, तो पानी यहाँ क्या छितरा हुआ है, तन्नु है, तो ये सांद्र कहलाएगा, ये तन्नु कहलाएगा, क्योंकि ये गाढ़ापन है शहद में, किसकी तुलना में, पानी की तुलना में।
तो यहाँ आप समझ सकते हो ये सांद्रता इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है। अब आगे समझते हैं बात को। तो यहाँ आपके समझ में आ गई होगी कि परासरण वह क्रिया है जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक किए गए दो गोलों में से विलायक के अणुओं का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। निम्न सांद्रता का मतलब क्या हो गया? निम्न सांद्रता का मतलब क्या हो गया? पानी के यानी जो विलायक है उसकी मात्रा ज़्यादा होगी, से उच्च सांद्रता यानी जहाँ विलायक यानी पानी की मात्रा क्या होगी? कम होगी। तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर स्वतः होता है, उसे हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। अब इसको एक प्रयोग से हम समझ सकते हैं, वो क्या है? तिसल कीप प्रयोग। थिसिल कीप प्रयोग क्या है? यहां हमको एक थिसिल लेनी है जो लगभग ऐसी होती है और उसको उल्टा रख देना है, किसमें? कोई घोल के अंदर। और इस थिसिल कीप के यहाँ मुंह पर हम एक चरमपत्र यानी पार्चमेंट, चरमपत्र यानी ये चरमपत्र है वो अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करेगी, इसको पार्चमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, उसको यहाँ हम लगा देंगे। थिसिल कीप को उल्टा कर दिया और उसके मुंह पर हमने क्या बांध दिया? चरमपत्र बांध दिया, जो किसका काम करेगी? अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करेगी। और इसके अंदर हमने घोल भर दिया, शर्करा का घोल भर दिया, शर्करा का घोल। तो शर्करा का घोल, और इसमें क्या भर दिया हमने? यहाँ भर दिया क्या? पानी भर दिया। यहाँ क्या है? पानी। अब बताओ ज़्यादा सांद्र कौन है? ये है, क्योंकि इसमें विलायक कम है और उसमें जो शर्करा या चीनी है वो ज़्यादा है। किसकी तुलना में? इस पानी की तुलना में। तो यहाँ पानी है तो विलायक ज़्यादा है और इसमें जो विल्य है वो कम है। तो ये तो क्या हो गया? निम्न सांद्रता का, निम्न सांद्रता। और इसकी सांद्रता क्या हो गई? इसकी सांद्रता हो गई ज़्यादा। अब हमको पता है परासरण की क्रिया में क्या होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा निम्न विलायक के अणुओं का अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाना। तो यहाँ विलायक कौन हो गया? पानी, और यहाँ शर्करा का घोल भरा हुआ है, इसलिए इसकी सांद्रता क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ इस अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का इधर क्या होना शुरू हो जाएगा? पारण होना शुरू हो जाएगा, इधर जाने शुरू हो जाएंगे। तो विलायक के अणु सांद्रता को मेंटेन करने के लिए इधर से इधर अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए इधर पारण करना शुरू करते हैं। विसरण होता है उनका, उसी को हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। जिससे क्या होता है? ये शर्करा का जो घोल है, पहले हम मान लो यहाँ चिन्हित करके रखा था, जब पानी इधर आने लगता है विलायक के अणु इसमें प्रवेश करने लगता है, जिससे शर्करा का घोल है वो बढ़ जाता है। तो हम फिर देखते हैं कि घोल का जो इस तरह वो बढ़ा हुआ हमको मिलेगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ कौन सी क्रिया हुई है? परासरण की क्रिया हुई है। इसको आप एक दूसरे प्रयोग से भी समझ सकते हो। जैसे मान लो हमने एक ऐसा यू आकार की एक नली ली और इस प्रकार यू आकार की नली है हमारे पास, और इधर हमने क्या कर दिया? इसमें घोल भर दिया इतना। यू आकार की नली में पूरे में हमने क्या कर दिया? घोल भर दिया और इसको पृथक कर दिया किससे? अर्धपारगम्य झिल्ली से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इसको पृथक कर दिया। अब इधर है ना वो क्या है? उच्च सांद्रता का घोल है, यानी यहाँ मैंने उसमें नमक, चीनी या कुछ भी एलिमेंट घोल दिया है, यानी ये थोड़ा गाढ़ा है। गाढ़ा यानी इसका क्या है? सांद्रता क्या है? ज़्यादा है, सांद्रता ज़्यादा है। और यहाँ मान लो थोड़ा बहुत भी डाला है मैंने, तो ये इसकी सांद्रता यहाँ क्या मिलेगी? मुझको कम मिलेगी। यानी यहाँ विलायक यानी पानी की मात्रा यानी विलायक की मात्रा यहाँ क्या मिलेगी? आपको ज़्यादा मिलेगी। और यहाँ चीनी और जो नमक हमने लिया उसने सारे जल के अणुओं के साथ बंध बना लिया है, तो मुक्त जो पानी है वो बहुत ही कम है। तो पानी यहाँ विलायक आपको क्या मिलेगा? कम मिलेगा। अब क्या होगा? यहाँ क्या है? सांद्रता कम है, तो परासरण में क्या होता है? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर
विलायक के अणुओं का गमन। यहाँ विलायक के अणुओं की सांद्रता ज़्यादा है और यहाँ विलायक के अणुओं की सांद्रता कम है। और वैसे देखा जाए तो यहाँ इसकी सांद्रता टोटल देखी जाए तो वो निम्न है, इसकी सांद्रता उच्च है, क्योंकि इसमें अन्य अणु घुले, इसका गाढ़ापन है या छितरापन है। अब ये विलायक के अणु इस अर्धपारगमी झिल्ली से होते हुए इधर आएंगे, क्योंकि सिर्फ विलायक के अणु आ सकते हैं, विलय के अणु नहीं आ सकते। इधर से विलय के अणु इधर नहीं जा सकते, तो विलायक के अणु इधर आएंगे। तो ये इधर का तो ये जो लेवल है वो तो आ जाएगा नीचे, और इधर का जो लेवल है विलायक के अणु के कारण ये बढ़ जाएगा। तो ये क्रिया कौन सी हो गई? परासरण की क्रिया हो गई। अब इसके प्रकारों के बारे में हम चर्चा करें तो परासरण है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अंतः परासरण और एक होता है बाह्य परासरण। अब मोटी मोटी बात तो यह है कि किसी कोशिका के अंदर पानी का प्रवेश या पानी का विसरण क्या कहलाता है? अंतःपरासरण। और किसी कोशिका से पानी का बाहर निकलना या पानी का एग्जिट होना क्या कहलाता है? बाह्य परासरण। ये मोटी सी बात है। अब यहाँ इस क्रिया को देखने के लिए हमको दो प्रकार का विलयन चाहिए। वो कौन सा चाहिए? यहाँ तो चाहिए हमको अल्प परासरी विलयन लेना पड़ेगा, और यहाँ लेना पड़ेगा हमको अति परासरी विलयन। अब ये क्या है? एक होता है समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन का मतलब है कि जो भी हम विलयन काम लेंगे और जो भी उसमें हम दूसरी जो सेल काम लेंगे, उन दोनों की जो सांद्रता है वो इक्वल होगी। तो यहाँ परासरण की क्रिया देखी नहीं जाएगी समपरासरी विलयन में, लेकिन यहाँ देखी जाएगी कि या तो बाह्य परासरण होगा या अंतःपरासरण होगा। अल्प परासरी विलयन का मतलब क्या है? कि यहाँ घोल, जो भी हम घोल काम ले रहे हैं, घोल या विलयन की सांद्रता कोशिका, जो भी हम सेल काम लेंगे, कोशिका रस की सांद्रता से कम होती है। घोल की सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम होती है, यानी यह कोशिका जो हम इसमें डुबोएंगे उसकी सांद्रता तो हमको मिलेगी ज़्यादा, और जो हम घोल काम ले रहे हैं उसकी सांद्रता मिलेगी हमको कम। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? अल्प परासरी विलयन कहते हैं। तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे? अल्प परासरी विलयन। जैसे मान लो हमारे पास ये विलयन है, तो घोल की सांद्रता, यहाँ सांद्रता हमको क्या मिलेगी? कम मिलेगी, कम सांद्रता का घोल। यानी यहाँ विलायक के अणु क्या मिलेंगे? ज़्यादा मिलेंगे। पानी आपको क्या मिलेगा? यहाँ ज़्यादा मिलेगा। अब इसके अंदर मैं कोशिका डुबा देता हूँ और उस कोशिका की सांद्रता क्या है? ज़्यादा है, सांद्रता ज़्यादा है। यानी इसमें विलायक यानी पानी की मात्रा क्या मिलेगी? आपको कम मिलेगी। और इसकी जो झिल्ली है वो किसका काम करेगी? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करेगी, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब मैंने क्या किया? यहाँ एक ऐसी सेल को यहाँ इसमें रखा, कैसे विलयन में रखा? अल्प परासरी विलयन में रखा, यानी ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका घोल से क्या है? कम है। इसकी सांद्रता क्या है? ज़्यादा। अब यहाँ जो कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के अणु गति करेंगे, तो यहाँ से ये जल के अणु इस अर्धपारगमी झिल्ली से होते हुए इस कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगी? कोशिका फूल जाएगी। अगर सिकुड़ी हुई है तो भी फूल जाएगी। तो यहाँ जल का अंदर प्रवेश क्या कहलाया? अंतःपरासरण। दूसरी बाह्य परासरण, अब जल बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए हमको कैसा विलयन चाहिए? अति परासरी विलयन चाहिए। तो वो क्या होगा? वह घोल या वह विलयन घोल की सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से अधिक होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अति परासरी विलयन। अति परासरी यानी घोल की जो सांद्रता है वो कोशिका रस की तुलना में क्या होगी? ज़्यादा होगी, यानी वो अधिक सांद्र होगा। यहाँ घोल की सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम होती है
और यहाँ घोल की सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से अधिक होती है। तो ये मैंने घोल लिया और यहाँ घोल की सांद्रता हमको क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, इसीलिए हो जाएगा अति पराशरी विलयन किसकी तुलना में, कोशिका की तुलना में, यानी इसकी सांद्रता यहाँ क्या है, ज़्यादा है। घोल की सांद्रता कोशिका जो इसमें रखेंगे हम डुबाएंगे उस कोशिका रस की सांद्रता से अधिक मिलेगी, तो ये ज़्यादा सांद्र है। यानी यहाँ सांद्रता क्या हो गई, घोल की सांद्रता क्या हो गई, ज़्यादा, यानी यहाँ विलायक के अणु क्या मिलेंगे हमको, कम मिलेंगे। अब हमने एक कोशिका इसमें रखी और इसकी सांद्रता क्या है, कम है इस घोल की तुलना में, तो घोल की सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से अधिक है, तो इसकी कम है। तो अब क्या होगा, यानी इसमें क्या है, पानी की मात्रा यानी विलायक की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, और ये झिल्ली काम कर देगी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का, और इसका जो एक्स्ट्रा पानी इसकी तुलना में अधिक पानी है, यानी ये कम सांद्रता से उस सांद्रता की ओर विलायक के अणु इसमें से होते हुए अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए बाहर निकलेंगे, एग्जिट होंगे। तो ये कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ये सिकुड़ेगी। इसीलिए जो आपका जो गाढ़ा जो घोल होता है, जैसे शहद होता है या जो तेल होता है, अचार होता है, उसकी सांद्रता ज़्यादा होती है, तो उसमें कोई भी जो जीवाणु कवक ये जो अभी रोग है वो पनपते नहीं है, उसमें कोई कीड़े मकोड़े पनपते नहीं, क्योंकि उसकी सांद्रता ज़्यादा होती है, वो गाढ़ा होता है। तो जो भी कोई जीव उसमें जाता है तो उसकी जो जीव एक सेल है, कोशिका है, तो उसमें जो है विलायकी यानी वो कम सांद्र होता है, तो उसका पानी बाहर खींच लिया जाता है उस घोल द्वारा, तो वो जो जीव होता है वो अंदर मर जाता है और वो सिकुड़ जाता है बेचारा। तो इसीलिए उनमें वो शहद वगैरह कई सालों तक खराब नहीं होते। तो यहाँ कोशिका की सांद्रता कम मिलेगी और घोल की सांद्रता ज़्यादा मिलेगी, इसलिए पानी एग्जिट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, उसको कहेंगे हम बाह्य परासरण। तो ये इसके दो प्रकार है। अब लास्ट दो इसके बारे में है जानकारी, वो है इसका महत्व क्या है, परासरण का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, परासरण की क्रिया द्वारा ही क्या होता है, जो पादप होता है उसकी जड़ें जो भूमि में इस प्रकार फैली हुई है और भूमि से क्या ले रही है, पानी ले रही है प्लस खनिज लवण ले रही है। तो यहाँ पानी और खनिज लवणों की जो सांद्रता है वो क्या होती है, मतलब जैसे मान लो ये उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं, जिसको हम विसरण कहते हैं। उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना विसरण है, लेकिन परासरण भी तो एक तरह का क्या है, विसरण ही है। तो यहाँ जो मूल रोम होते हैं, मूल रोम, उसमें मान लो वो ज़्यादा कॉन्सनट्रेट होता है उसका अंदर का मामला, और बाहर जो पानी है वो डाइल्यूट फॉर्म में होता है, यानी तनों की अवस्था में होता है। और मूल रोमों का जो आंतरिक वातावरण कोशिकाओं का देखेंगे वो क्या है, गाढ़ा है, और बाहर जो भूमि के अंदर जो पानी है वो तनु अवस्था में, यानी विलायक की मात्रा यहाँ ज़्यादा है, और कोशिका के अंदर मूल रोम के अंदर कोशिकाओं के अंदर पानी की मात्रा कम है। तो यहाँ इसका विसरण हो जाएगा इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए, तो परासरण हो जाएगा। तो इस प्रकार पानी इसको मिलता है। अब पादप के अंदर कई सारी सेल्स होती है, तो मान लीजिए सेल की सांद्रता ज़्यादा है, तो ये जो पानी का जो वितरण है जो सभी कोशिका में होता है वो परासरण द्वारा ही होता है। तो जिसकी सांद्रता ज़्यादा होती है और जिसकी सांद्रता कम होती है, तो निम्न सांद्रता से उस सांद्रता की ओर पानी वो लगातार हर कोशिका में फैलता रहता है, और पूरी जो बॉडी होती है उसमें जो है वो समान रूप से पानी का वितरण हो जाता है। इसी प्रकार कुछ अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में, पानी को अवशोषण करने में परासरण अपना योगदान देता है। इसी प्रकार पादपों को प्रतिरोधी बनाता है, किसके विरुद्ध, शुष्कन की क्रिया हो जाती है या हिमीकरण की क्रिया हो जाती है। जैसे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो परासरण की जो क्रिया है वो उसको उसके प्रतिरोधी बनाती है, उसको उन क्रियाओं से बचाती है, पादप को मरने से बचाती है। पादप के सभी जो कोशिकाएं उन्हें उनमें समान रूप से जल का वितरण ही परासरण द्वारा होता है। और जो तरुण कोशिकाएं होती है उनके विकास में परासरण का बहुत महत्व होता है। तरुण कोशिकाओं के विकास में परासरण का महत्व होता है। इसीलिए जो परासरण में एक चीज़ और ध्यान रखना, परासरण की जब क्रिया होती है तो ऊर्जा मुक्त होती है, क्योंकि जो विलाय के पास जो मुक्त ऊर्जा थी उन्होंने फ्री कर दी। तो परासरण की टोटल क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे क्या होता है, जो आपने देखा होगा कि जो पेड़ होते हैं वो चट्टानों में या कोई बड़े जो ऐतिहासिक जगह होती है, या जो पीपल का वृक्ष है वो खेजड़ी में भी उग जाता है, या पहाड़ों पर पुराने घरों में आपने देखा होगा वृक्ष उग जाते हैं। तो वो जो है वो पत्रों को फाड़ देते हैं, चीर देते हैं। क्यों? क्योंकि वह उसको उन जड़ों को गति करने में या उन पत्रों को फाड़ने से ऊर्जा
कहाँ से मिली? परासरण से मिली, क्योंकि जब परासरण की क्रिया होती है तब ऊर्जा मुक्त होती है। तो जब तरुण कोशिकाएं, नई कोशिकाएं बनती है तो उसमें परासरण का बहुत महत्व रहता है। जब जड़ें लगातार आगे बढ़ती रहती है तो उसमें नई नई कोशिकाएं बनती है और उस दौरान ऊर्जा मुक्त होती है परासरण की क्रिया द्वारा, इसलिए वो चट्टानों को भी चीर कर जड़ें अंदर घुस जाती है। तो वो इसी कारण, परासरण के कारण ही होता है। इमीकरण से, शुष्कन की क्रिया से बचाता है, समान रूप से पानी की वो फैलाते हैं, मिट्टी से खनिज लवणों को, पानी को सोखने में मदद मिलती है, तरुण कोशिकाओं के विकास में, जड़ों को जो भी सख्त जगह है उनमें बढ़ने में मदद मिलती है, क्योंकि इस दौरान ऊर्जा मुक्त होती है। तो उसी ऊर्जा को प्रयोग करके जड़ें सख्त जगहों में भी अपने आप को आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये क्या है, एक और इसका उपयोग होता है स्पीत, कोशिका की स्पीतता को बनाए रखना, टर्जिडी, यानी जैसे कोशिका तो उसमें पानी प्रवेश करेगा तो वो एकदम फूल जाएगी, एकदम स्पीत रहेगी, एकदम अच्छी दिखेगी, वो मुरझाया हुआ नहीं दिखेगा। और अगर पानी इसमें से बाहर निकल जाता है, बाह्य परासरण हो जाता है, तो वो सिकुड़ जाती है। तो उसको हम, सिकुड़ी हुई कोशिका जो है वो, ये जो स्पीत है, स्पीत का मतलब एकदम टाइट तनी हुई, वो परासरण के कारण ही होता है। या वो सिकुड़ गई तो उसको सलत कोशिका बोलेंगे, तो वो परासरण के कारण ही होता है। और हम दैनिक जीवन में देखें तो अचार, मुरब्बा, ये शहद वगैरह खराब नहीं होते, क्योंकि उसमें जो भी जीव जाता है उसकी सांद्रता तो होती है आपकी कम, और वो हम जो घोल ले रखे हैं शहद वगैरह उसकी सांद्रता ज़्यादा होती है, तो जीव का पानी एग्जिट हो जाता है उस घोल में और वो जीव मर जाता है। तो इस प्रकार इसके कई सारे महत्व हैं। तो ये हो गया हमारा परासरण। धन्यवाद।